नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। ईडी का बड़ा खुलासा, पीएफआई ने बनाया था खतरनाक प्लान। पीएम मोदी पर हमले के लिए खतरनाक प्लान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल न आने का दुख, मंडी में हो रहा आयोजन युवाओं के जोश का प्रतीक। अमित शाह ने किशनगंज में की बैठक, किशनगंज में राज्य कोर समिति के साथ की बैठक। भाजपा विधायक बरबा मोहन त्रिपुरा ने क्षेत्रीय संगठन में शामिल होने की अटकलों के बीच इस्तीफा दे दिया। भाजपा विधायकों का गेम खेलने और तंबाकू खाने का एक वीडियो सामने आया। खबरें विस्तार से। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था। कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया गया। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों ने संपर्क में भी थे। पीएम मोदी के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं, परंतु पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। ईडी ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने लगभग 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन पैसों का उपयोग देश भर में दंगों, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हो रहा था। इतना ही नहीं, इन पैसों का उपयोग फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के लिए हिंसा भड़काने के अलावा हाथरस में दंगा भड़काने के लिए भी किया गया था। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एनआईए ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था। बता दें कि 22 सितंबर को 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी में 106 से अधिक पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने संगठन के 3 अन्य पदाधिकारियों को दिल्ली हिरासत में लिया गया था। परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीद का नाम शामिल है। 2018 में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू होने के बाद एजेंसी ने इन सभी से कई बार पूछताछ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल न आने का मलाल है, यह जनता का प्यार है। फिर भी भारी बारिश में कुर्सियों का छाता बनाकर लोग खड़े हैं। मंडी में हो रहा आयोजन युवाओं के जोश का प्रतीक है। दुनिया में भारत की साख जैसे बढ़ रही है, वैसे दुनिया हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक है। कुल्लू शॉल, चंपा चंपल को जीआई टैग मिला हुआ है। विश्व में इन उत्पादनों ने अपनी जगह बनाई है। जब भी विदेशी दौरा होता है तो हिमाचल के उत्पादन उपहार में देता हूं, ताकि उन्हें बता सकूं कि किस प्रकार से हिमाचल से मैं जुड़ा हुआ हूं। हिमाचल को वैश्विक फार्मा बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश किसान बागबानों का राज्य है। इसको केंद्र की नीतियों से बल मिल रहा है, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए 7 गुना राशि दी है। प्रदेश में विकास हो रहा है। केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे को बढ़ावा दे रहा है और सरकार ने युवाओं के लिए कई नीतियां बनाई है। हिमाचल उन प्रदेशों में से है जिससे ड्रोन नीति बनाई है। देश की अगवानी करने के लिए जयराम ठाकुर को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मिलीजुली सरकारों से देश को नुकसान हो रहा है। राज्यों में विकास के लिए स्थिर सरकार जरूरी है। हिमालय का विकास भाजपा ही कर सकती है। केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है। इस क्षेत्र के लोगों की दशकों से चली आ रही मांग को भाजपा सरकार ने पूरा करके दिखाया। मोदी ने कहा कि बिलासपुर का एम्स बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में हाल ही में शुरू किए गए कैंसर अस्पताल का निर्माण का सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल को मिलेगा। हिमाचल के लोगों का जोश, उमंग, उत्साह यूं ही बढ़ता रहेगा। साथियों, हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है।
पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हुए हमले से लेकर करगिल युद्ध तक हिमाचल के जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा रखा है। देश की रक्षा के साथ साथ देश को सम्मान दिलाने वाले में भी हिमाचल के युवा कमाल करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेमों में, उन खेलों में हिमाचल की बेटी प्रियंका ने क्रिकेट में, भाई वरुण ने हॉकी में और भाई विकास ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। खेल का मैदान हो या कला जगत, पार्टी हो या सरकार, हिमाचल के युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश, उनका नेतृत्व कौशल निरंतर देश के काम आ रहा है। मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी। 14 में दी, 19 में दी, और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई। बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया, और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दी। कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर का एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में कुछ सप्ताह पहले जिस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, टाटा के जो मुंबई की कैंसर अस्पताल है, उसी का ये एक हिस्सा है। उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल को मिलने वाला है। शुद्ध पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को किशनगंज में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बिहार के सभी सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद के साथ भी बैठक की थी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्णिया में एक सभा करने के बाद किशनगंज पहुंचे थे, जहां से वह कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें खगड़ा हवाई अड्डा से किशनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उसके बाद गृह मंत्री ने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में बांग्लादेश घुसपैठी, मवेशी तस्करी और गौ रक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने विधान परिषद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को प्रदेश स्तर पर मवेशी तस्करियों पर कमेटी गठन करने का निर्देश दिया। करीब आधे घंटे में बैठक के बाद अमित शाह ने बिहार के सभी सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद के साथ बैठक की थी। कल सुबह करीब 10 बजे अमित शाह शहर के बूढ़ी काली मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जिसके बाद
वह हवाई मार्ग से प्रखंड जाएंगे और वहां सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके पहले अमित शाह ने पूर्णिया में आयोजित एक रैली में कहा था कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद की जोड़ी का 2024 में लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके बाद भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। शाह ने आरोप लगाया 2020 के विधानसभा चुनाव में कुमार की पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या हमारी संख्या का लगभग आधा थी। भाजपा ने पूर्व में किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनका समर्थन करने के लिए बड़प्पन दिखाया था। हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षा उन पर हावी हो चुकी है और उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा तोप दिया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास कर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे एसएसबी के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित। इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ एसएसबी का एक अटूट रिश्ता बनता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में वो रिश्ता हमेशा के लिए आप काम आएगा। मैं आज एसएसबी के सभी जवानों को इस मौके पर अनेक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी 2 राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमा को आप बड़ी कर्तव्यनिष्ठा के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और आपका इलाका जो एसएसबी का है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजीक है। ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है, तो आपको ज्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 से 14 के वर्ष में लगभग 23,700 करोड़ रुपया, प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ रुपया तक खर्च बढ़ा है। तो जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था वो अब 6,000 करोड़ होता है। लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। तो ये बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी कितनी मजबूत है। मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है, मगर ये सभी चीजों के बावजूद भी सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावे सुनिश्चित नहीं है। मैं जब भी नेपाल और भूटान बॉर्डर की बात करता हूं, मैं हमेशा सुनिश्चित रहता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी का जवान, मेरे एसएसबी की जवान बहन जो मुस्तैदी के साथ इसकी सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र को इस बॉर्डर से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। इतनी निश्चिंतता के साथ मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां बताता हूं। आज यहां 0 पॉइंट पर नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूं। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी कठिनाइयाँ देखकर और ये नए भवन देखकर। कठिनाइयाँ देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम।
भाजपा विधायक बरबा मोहन त्रिपुरा ने क्षेत्रीय संगठन तिरपा मोर्चा के साथ शामिल होने की अटकल के बीच इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में गोमती जिले के कारबुक के विधायक ने विधानसभा के सदस्य के रूप में से छोड़ने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने कहा कि कारबुक विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ने मुझसे मुलाकात की है और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। उनके साथ टिपरा मुथा के अध्यक्ष किशोर माणिक्य देवबर्मा भी थे और स्पीकर ने कहा कि प्रक्रिया का पालन करते हुए इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा आज से ही विधानसभा का सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने उनका इस्तीफा नहीं देने का अनुरोध दिया था, लेकिन वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने पर जोर दिया। इस इस्तीफे के साथ 60 सदस्यीय विधानसभा की ताकत घटकर कम हो चुकी है और आईटीएफटी विधायक बुरुष केतु देवबर्मा को पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस्तीफे के बावजूद माणिक शाह के नेतृत्व वाली सरकार के पास विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है। भाजपा के पास 35 विधायक है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी के साथ 7 विधायक है। विपक्षी माकपा के पास 15 विधायक है और कांग्रेस के पास 1 विधायक है। बुरबा मोहन त्रिपुरा ने एक विधायक के साथ साथ भाजपा के सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। वह किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहता। वह त्रिपुरा की स्वदेशी जनजातियों टिपरासा के लिए काम करना चाहते हैं। भाजपा विधायकों का गेम खेलने का और तंबाकू खाने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सदन में एक विधायक मोबाइल गेम खेल रहा है, जबकि अन्य विधायक तंबाकू खा रहे हैं। दोनों की विधायक भाजपा के ही है और सपा ने इस वीडियो को शेयर किया। सपा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सदन की गरिमा को तार तार कर रहे भाजपा विधायक, महोबा से भाजपा विधायक सदन में मोबाइल गेम खेल रहे हैं, झांसी से भाजपा विधायक तंबाकू खा रहे हैं। इन लोगों के पास जनता के मुद्दों के जवाब नहीं है और सदन को मनोरंजन का अड्डा बना के रख दिया है। बेहद निंदनीय व शर्मनाक है। यह वीडियो 22 सितंबर 2022 का बताया जा रहा है। इसी दिन सदन में महिलाओं का विशेष दिन मनाया गया था। सदन की कार्यवाही के दौरान महोबा से बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलते नजर आ रहे हैं। राकेश गोस्वामी महोबा सदर विधानसभा 231 से विधायक है। वह 2017 में बीजेपी में से ही विधायक बने हुए थे। इसके अलावा 2007 में बसपा के टिकट से विधानसभा में पहुंचे थे। विपक्ष का आरोप है कि जनता की आवाज उठाने से बजाय विधायक खुद मनोरंजन करने में व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ झांसी से भाजपा विधायक रवि कुमार शर्मा ने टेबल के नीचे छुपकर तंबाकू खाते नजर आ रहे हैं। रवि कुमार शर्मा झांसी की सदर सीट से विधायक है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। उत्तराखंड सीएम ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में सीट का गठन किया गया है। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, यह निर्देश सीएम ने दिया है। बता दें कि राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ को चिला नहर के पास से पीड़िता का शव मिला था। आरोपियों ने पीड़िता की हत्या कर चिला नहर में उसका शव फेंक दिया था। शव मिलने के बाद अंकिता के परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने उसकी पहचान की थी। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट को बुलडोजर द्वारा कार्यवाही भी कल देर रात कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि इस जनन्य अपराध के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है, ऐसी बात भी उन्होंने बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हृदय विदारक घटना से अत्यंत व्यथित हूं और
दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक रेणुका देवी जी के नेतृत्व में सीट का गठन किया गया है। इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दिए हैं। दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जांचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे वो करेंगे। गुजरात का मुख्य त्योहार नवरात्रि को उत्साहपूर्ण मनाया जाता है। यह केडिया, कांबी, कोटी और चनिया चोली जैसे झालावाड़ परिधानों को बनाया जाता है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला का थानगढ़ की अलग अलग डिजाइन की चनिया चोली और कोटी भी काफी डिमांड पर है। कोटी की कीमत 1000 से शुरू होकर 5000 तक होती है, जबकि चनिया चोली की कीमत 2000 से शुरू होकर 10,000 तक होती है। वर्तमान में जब नवरात्रि के दिन बचे हैं थोड़े ही, तो बाजार में चनिया चोली और कोटी की मांग बढ़ चुकी है। कोरोना के 2 साल यह नवरात्रि पर्व सादगी से मनाया गया था। अब इस बार कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, तो छूट भी दी गई है। सरकार की ओर से एसओपी बनाई गई है और रात को 12 बजे तक छूट दी गई है। वही डांडिया खेलने वाले चनिया चोली और कोटी पहनकर रात भर घूमते हैं। फिर थानगढ़ के कई व्यापारी चनिया चोली और कोटी बनाकर बेचते हैं और वह आय प्राप्त कर रहे हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गुजरात में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व है, लेकिन झालावाड़ के कपड़े जैसे केडिया, कांबी, कोटी, चनिया चोली को देसी कढ़ाई करने के बाद बनाया जाता है, जिसमें कोटी की कीमत 1000 से 5000 तक गुजरात भर में बेची जा रही है। इसे बनाने में 1 दिन से 5 दिन तक समय भी लगता है। અમે ચણિયા ચોળી, કેડિયા, ચોયણા ને લાકડી ને એવું બધું બનાવીએ છીએ, પણ 2 વર્ષથી કોરોનાના હિસાબે અમારે ચણિયા ચોળીનો ધંધો હાવ ઠપ હતો. આ વર્ષે રિસ્પોન્સ સરસ બન્યો છે. અમે 2000થી માંડીને 10,000 સુધીની ચણિયા ચોળી અલગ અલગ પેટર્નની બનાવી છીએ. એમાં કચ્છી વર્ક, હાથ ભરત, પછી કોમ્પ્યુટર વર્ક, પછી એમ્બ્રોઇડરી વર્ક અને આરી વર્ક, આટલી જાતની અમે ચણિયા ચોળી બનાવી છે. અને આ મેન્યુઅલ કામ હોત કરે છે. છોકરીઓ બધી ફૂમકા બનાવવાનું, ટીકા ચોડવાનું, એવી બધી છોકરીઓ અમારી પાસે 15 છોકરીઓ કામ કરે છે અમારી નીચે, અને 4-5 છોકરાઓ સિલાઈ કામ કરે છે. ઘણા વર્ષોથી અમે આ ચલાવીએ છીએ ધંધો. આ ચણિયા ચોળી અમે ગાંધીનગર, વલસાડ, સોમનાથ, અમદાવાદ, ત્યાં બધા મોટા મોટા ગ્રુપમાં અમે ઇનામ પ્રાઇઝ માટે આપીએ છીએ બધે, અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં અમુક અમુક જગ્યા અમે મોકલી. संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजिटो वेनिटो ने कहा कि यह खेदजनक है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए।
अपने देश में चल रहे कुकर्मों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस मंच का खुले रूप से उपयोग किया। उन्होंने कहा कि एक देश जो दावा करता है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, वह कभी भी सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करेगा और न ही मुंबई आतंकवादी हमले के योजनाकारों को आश्रय देगा। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच से कहा था कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत इस संदेश को समझने की दोनों देशों को द्वारा दूसरे जुड़े हुए हैं और युद्ध कोई समाधान नहीं है। केवल शांतिपूर्ण संवाद ही कश्मीर के मुद्दे को हल कर सकता है ताकि आने वाले समय में दुनिया और अधिक शांतिपूर्ण हो जाए। भारतीय राजनीतिक मिजिटो विनिटो ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले खुद की काली करतूत के बारे में बताना चाहिए। विटो ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। विनिटो ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों युवा महिलाओं को अपहरण किया गया है। तो हम इस अंतर्निहित मानसिकता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई परिवारों के लड़कियों को जबरन अपहरण किया जा रहा है और शादी के बाद धर्मांतरण किया जा रहा है। दुनिया के अन्य देशों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यह मानव अधिकारों के बारे में है और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में और बुनियादी शालीनता के बारे में चिंता करने का विषय भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में शांति, सुरक्षा और प्रगति की इच्छा वास्तविकता है, लेकिन यह तब संभव है कि जब सीमा पार आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। Mr. President, it is regrettable that the Prime Minister of Pakistan has chosen the platform of this August Assembly to make false accusations against India. He has done so to obfuscate misdeeds in his own country and to justify actions against India that the world considers unacceptable. A polity that claims it seeks peace with its neighbors would never sponsor cross-border terrorism, nor would it shelter planners of the horrific Mumbai terrorist attack, disclosing their existence only under pressure from the international community. Such a country would not make unjustified and untenable territorial claims against neighbors. It would not covet their lands and seek to illegally integrate them with its own. But it is not just about the neighborhood that we have heard false claims today. It is about human rights, about minority rights, and about basic decencies. When young women in the thousands from the minority community are abducted as an SOP, what can we conclude about the underlying mindset? Mr. President, the desire for peace, security, and progress in the Indian subcontinent is real. It is also widely shared, and it can be realized. That will surely happen when cross-border terrorism ceases, when governments come clean with the international community and with their own people, when minorities are not persecuted, and, not least, when we recognize these realities before this assembly. I thank you. भाजपा में शामिल होने के प्रयासों के बीच उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया को आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने मनकोटिया पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उनकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। आपके चुनाव प्रभारी हरजोत सिंह बैस की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि मनकोटिया गलत बयानबाजी कर रहे थे, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी। वह पार्टी की गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो रहे थे और कार्यकर्ताओं को भड़का रहे थे। मनकोटिया ने आपके फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे धोखा किया है। पार्टी महाराजा हरि सिंह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही थी। मुझे और मेरे समर्थकों को भी महाराजा की जयंती संबंधी गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा रहा था। पार्टी का कहना था कि इससे कश्मीर में वोट बैंक खराब हो रहा है। मनकोटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर डोगरा महाराजाओं का प्रदेश है, यहाँ प्रवासियों का शासन नहीं चलने दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के हित के लिए जो सही होगा वही उसी रास्ते पर आएंगे। मनकोटिया के मुताबिक न तो वह खुद और न ही उनका कोई समर्थक कभी आपका प्राथमिक सदस्य रहा है और कुछ महीने पहले भी वह आप में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें ज्ञात हो गया कि पार्टी देश से खिलवाड़ कर रही है। उसके कारण उन्होंने पार्टी गतिविधियों के साथ किनारा कर लिया। खबरें यह भी आ रही है कि बलवंत सिंह मनकोटिया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इनके रिकॉर्ड में बताइए, मैं कभी और मेरा कोई साथी इनका प्राइमरी मेंबर कभी नहीं रहा है। ये उठा के हमें बताएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमें सिखाएंगे पॉलिटिक्स। इन को मैं सीधा और साफ मैसेज यहां से देना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की स्टेट है। इन का बोरी बिस्ला बंद करके हम इनको लखनपुर से बाहर फेंकेंगे, इनको यहां नहीं चलने देंगे। मैं कभी उनके अगेंस्ट में किसी पार्टी, कभी आप देखिए मीडिया में, कभी मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला हूं। आज भी मुझे टेलीफोन कर रहे थे कि 6 महीने तक मेरे पांव में पड़ते रह गए, हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। जब अंदर जाके देखा तो ये तो देशद्रोह है, यहाँ पे ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये पार्टी नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। जब अंदर जाके पता चला, मैं 4 महीने से साइलेंट हो गया, मेरे पांव में पड़ते रखे। मैं कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए के साथ मैं कभी नहीं चलूंगा। नवरात्रों में कहा जा रहा है कि आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देश भर में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे जिले में जिला कलेक्टर के बाहर सैकड़ों पीएफआई समर्थकों ने जबरदस्त विरोध किया। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। वहीं नारेबाजी के बाद तनाव का माहौल उत्पन्न हो चुका है, जिसके बाद वहां संगठन के कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया। 60 के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। बुंद गार्डन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रताप मानकर ने कहा कि हमने बिना अनुमति के विरोध में प्रदर्शन करने, गैर कानूनी रूप से जमा होने और सड़क जाम करने के आरोप में कल हिरासत में लिए गए 40 लोगों के सहित 60 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले आयोजकों को कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। तदनुसार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के मुताबिक सबको हिरासत में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सीबीआई और ईडी अब पिंजरे के तोते नहीं है, बल्कि अब कानून के गहने बन चुके हैं, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। नकवी ने इस बयान पर रौनक नाम की एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2024 में जब भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, कानून के इन गहनों का दिल से ही और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि मई 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता जैसा बन चुका है, जो अपने मालिक की बोली बोलता है। यह ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और रामपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने के लिए विपक्षी दलों की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि इस तरह से सवाल उठाने वाले खुद गलत काम करने के लिए कटघरे में खड़े हैं। नकवी ने कहा कि भ्रष्टाचार के चैंपियन भी वो लोग हैं और आज वो मुश्किल में है, इसलिए वे एजेंसियों के खिलाफ निराधार बयान दे रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, आजकल ईडी और सीबीआई तोता मैना नहीं है। आज जो है वो कानून का गहना है। एक समय था जब ईडी और सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी। आज कानून का गहना है। और जो करप्शन के क्रांतिकारी हैं, उनकी इस तरह की बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी केवल इसलिए हो रही है कि वो खुद तमाम तरह के सवालों के घेरे में पूरी तरह से फंस गए हैं। और जो लोग खुद सवालों के बुरी तरह से घेरे में फंसे हो, उनका इस तरह का सवाल करना, इस तरह से बयान बहादुरी करना
किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक समय था जब ईडी, सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करता था। आज जो है ईडी हो, सीबीआई हो या और भी जो संवैधानिक और कानूनी एजेंसियां हैं, वो कानून का गहना है और कानून के रक्षक हैं। इसमें किसी को भी न डरने की ज़रूरत है, न डराने की ज़रूरत है। और सभी के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, महफूज हैं, मजबूत हैं, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहाँ तक सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ संगठन हैं जो धर्म के को सुरक्षा कवच बना करके देश के सौहार्द के, देश के एकता के, देश के भाईचारे के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और हो रही है और आगे भी होगी। क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी, अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मज़हब के हितैषी हैं और न ही जो है वो किसी भी माहौल के हितैषी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिनी बिहार दौरे के दूसरे दिन किशनगंज स्थित बूढ़ी काली मंदिर में पूजा से शुरू की और शाह ने 5 सीमा चौकियों का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने जैसी खुली सीमा के देश को खतरे में गिनाए और उन्होंने कहा कि इन देशों से दोस्ताना रिश्तों के बाद भी कुछ तत्व काली कमाई के लिए तस्करी को जरिए बनाते हैं। शाह ने सीमा सशस्त्र बल के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठकर कोई सोचता है कि आप सबसे आसान काम कर रहे हैं। हमारे दोनों देशों नेपाल और भूटान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन जब कोई सीमा पर आता है तो उन्हें पता चलता है कि आपकी सबसे कठिन ड्यूटी है यह एक खुली सीमा है। उन्होंने कहा कि खुली सीमा हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रिश्ते कितने भी दोस्ताना हो, भले ही पड़ोसी देशों के इरादे गलत ना हो, लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अनधिकृत कमाई के लिए खुली सीमाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह तस्करी, पशु तस्करी या घुसपैठ हो। शाह ने कहा कि जवानों ने पूर्वोत्तर में नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। इसके कारण बिहार और झारखंड में क्षेत्रों में नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह समाप्त हो चुका है और माना जा रहा है कि वरिष्ठ भाजपा नेता शाह 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाकों के दौरे पर थे। किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा से दिन की शुरुआत की थी और काली मंदिर में लंबे समय से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जा रहा है। किशनगंज में 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है और शाह ने वहीं पे रात बिताई थी।
आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हर घर तिरंगा अभियान लिया, खास कर सीमांत क्षेत्र के गांवों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रदीप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था। 10 लाख तिरंगे एसएसबी के जवानों ने घर घर जाकर वितरित भी किए और उसको फहराने का सुनिश्चित। इससे निश्चित रूप से आपका ही काम सरल हो। जिसके घर पर आप तिरंगा लेकर आए हो, जिसने फहराया है, इसके साथ एसएसबी का एक अटूट रिश्ता बनता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में वो रिश्ता हमेशा के लिए आप काम आएगा। मैं आज एसएसबी के सभी जवानों को इस मौके पर अनेक अनेक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी 2 राष्ट्रों से जुड़ी हुई सीमा को आप बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और आपका इलाका जो एसएसबी का है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजीक है। ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है, तो आपको ज्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के बाद सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2008 से 14 के वर्ष में लगभग 23,700 करोड़ रुपया, प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए और नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ रुपया तक खर्च बढ़ा है। तो जो खर्च पहले 4,000 करोड़ होता था वो अब 6,000 करोड़ होता है। लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी रोड की लेंथ में हमने इससे की है। तो ये बताता है कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी कितनी मजबूत है। मगर भारत सरकार सुविधा दे सकती है, वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम लेकर आ सकती है, सीमांत क्षेत्र के विकास उत्सव के कार्यक्रम लेकर आ सकती है, मगर ये सभी चीजों के बावजूद भी सुरक्षा तो आपके अथक परिश्रम और बलिदान के अलावे सुनिश्चित नहीं है। मैं जब भी नेपाल और भूटान बॉर्डर की बात करता हूं, मैं हमेशा सुनिश्चित रहता हूं, क्योंकि मेरा एसएसबी का जवान, मेरे एसएसबी की जवान बहन जो मुस्तैदी के साथ इसकी सुरक्षा करते हैं, राष्ट्र को इस बॉर्डर से कभी खतरा हो ही नहीं सकता। इतनी निश्चिंतता के साथ मैं पूरे देश में जहां जाता हूं वहां बताता हूं। आज यहां 0 पॉइंट पर नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूं। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी कठिनाइयाँ देखकर और ये नए भवन देखकर। कठिनाइयाँ देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम। बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के 2 मामले सीबीआई ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ठिकानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्रवात के तहत बाल यौन उत्पीड़न के संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामले में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कई ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि छापेमारी इंटरपोल सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित है। छापेमारी अभियान क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर क्षितिज है, जिसका इस्तेमाल अपराधी बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के ऑडियो विजुअल प्रसारित करने के लिए किया जाता है। इसी के चलते हुए अभियान का ऑपरेशन मेघ चक्र नाम दिया गया है।
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने देश भर में प्रसारित करने वाले अपराधी के खिलाफ छापेमारी की है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक दिन के आराम के बाद त्रिशूल के पास पेरम्बरा से भारत जोड़ो यात्रा का फिर से शुरुआत की। यात्रा में उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा सुबह करीब 6:30 बजे फिर से शुरू हुई थी। इसके सुबह का चरण 12 किलोमीटर का था और अलमदूर जंक्शन पर समाप्त हो चुका था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये बात बताई। एक दिन के विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा का 70वां दिन त्रिशूल जिले के जंक्शन से शुरू हुआ। यात्रा में शामिल लोग शनिवार सुबह 12 किलोमीटर की दूरी तय कर आगे बढ़े थे और विश्राम के बाद आगे वो बढ़ रहे थे और हजारों लोग उनके साथ थे। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा 150 दिनों तक चलने वाली है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से वो शुरू हुई थी और 10 सितंबर की शाम को केरल पहुंची थी। 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने से पहले 19 दिनों में केरल के 7 जिलों से गुजरते हुए 450 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट पर विशेष न्यायालय ने तलब किया था। इसी को लेकर पूर्व सीएम जिला कोर्ट में पेश हुए थे। मामले में कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। न्यायालय में पेश होने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का केस पहले भी मुझ पर हो चुका है, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जो संस्था रजिस्ट्रारी नहीं है और न ही मेंबरशिप है और न ही अकाउंट है, उनकी मानहानि मैं कैसे कर दी। उसके साथ ही में उन्होंने कहा कि इस मामले में जज साहब ने मुझे जमानत दे दी है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड जिले में एक राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर एक बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही में उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने पाए जाते हैं वह बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे लेते हैं। बता दें कि पूर्व सीएम ने उन्हें पाकिस्तान के जासूस बता दिया था। इसी बयान के आधार पर मान कर अधिवक्ता अवधेश सिंह भटूरिया ने मानहानि का केस लगाया था। केस को लेकर विशेष अदालत ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जमानत दी है। ये कोई पहला केस नहीं है। यहाँ पर एक बार पहले भी इस प्रकार का केस मुझ पे लग चुका है और एक हैरत अंगेज की बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे मैंने कर दी? मानहानि के लगाया गया था। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, वकील लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। जो संस्था पंजीकृत नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसकी मानहानि कैसे हो जाएगी? जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने तो मुझे मेरी जमानत दे दी। सर, लंबी वायरस से लगातार गायों की मौत हो रही है जी। लंबी वायरस वाला मामला प्रदीप में लगातार बढ़ते तो बात यह है कि सरकार को चीतों से ज्यादा प्रेम है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई, जिससे सड़कें पर जल जमाव हो चुका था। यातायात बाधित हुआ था।